नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी कार देखें या उनका हवाई जहाज देखें, पुरानी बातें हो गई। लेकिन जो खर्चा वो अपनी कारों पे करते हैं, जो खर्चा वो अपने हवाई जहाज पे कर रहे हैं, अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो उनके जो रोज के खर्चे हैं, जिसको इस देश के प्रधान सेवक की शाह खर्ची कह सकते हैं, उनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। अभी हाल में मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासियों से मिलने के लिए देश का प्रधान सेवक गया था और प्रधानमंत्री की आदिवासियों से मुलाकात की कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या सोच रहे होंगे आप? आपको लगता होगा कि मोदी जी 1 करोड़ रुपए खर्च करके आएंगे, 2 करोड़ खर्च हो गया होगा, भाई देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। हवाई जहाज से तो वो सरकारी आते हैं दिल्ली के, तो उसमें हवाई जहाज का खर्चा तो किसी का होता नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय का होता है। उसको भी यहाँ हमने कैलकुलेट नहीं किया है। हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं, कुछ कागजात हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस देश में जो पैसा जनता की सेहत के लिए है, आपको कहा जाता है बजट में हमने अस्पतालों पे इतना खर्चा रखा, अस्पतालों पे हमने इतना प्रोविजन रखा। आपको लगता है भाई सरकार स्वास्थ्य पे बहुत खर्च कर रही है, लेकिन वो जो स्वास्थ्य का खर्चा है वो कहाँ खर्च होता है, जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपको टेंशन होगी। और प्रधानमंत्री पर अगर इतना खर्चा होने लग जाए तो उस देश में फिर बचेगा क्या? मैं जो आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं, उन आंकड़ों को सुन के आप चौंक जाएंगे। एक दस्तावेज मेरे हाथ लगा, एक छोटा सा दस्तावेज है सरकार का, जिसमें प्रधानमंत्री की शहडोल यात्रा का सारा खर्चा भी नहीं लिखा गया है। इसमें सिर्फ 3 चीजों का खर्चा है। मंच का खर्चा है, इसके अलावा होर्डिंग बैनर जो लगाए गए थे, प्रचार जो हुआ था उसका खर्चा है, और जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई थी उसका खर्चा है। सिर्फ इन 3 चीजों में प्रधानमंत्री की उस यात्रा पर 19 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और ये खर्चा मध्य प्रदेश के लोगों की सेहत के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसके अंदर से दिया गया है। यानी आपको जो गोली, इंजेक्शन, अस्पताल में भर्ती होते हैं, आपका ऑपरेशन होता है, उसके नाम पे जो बजट बनता है इस देश में। आप सोचिए कि जब आपको बजट दिखाया जाता है तो आपको लगता है स्वास्थ्य पे इतना है, शिक्षा पे इतना है, ग्रामीण कल्याण पे इतना है, बेटियों के लिए इतना है। आपको क्या पता कि इन सारे खर्चों के बीच में नेताओं की शाह खर्ची भी शामिल की गई है। 20 करोड़ रुपए अगर इस देश का 19 करोड़ 66 लाख इस देश के प्रधानमंत्री के शहडोल में आदिवासियों से मिलने पर हुआ, तो आपको नहीं लगता कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के लोगों से ना मिले तो ज्यादा उनका भला कर पाएंगे? वो केवल शहडोल में गए और उन्होंने जाकर मुश्किल से 1 घंटे रहे होंगे, 1 घंटा भी नहीं, कुछ मिनट, और उसमें उन्होंने वहां की एक बीमारी के बारे में कुछ घोषणा की है। उस बीमारी के लिए की गई घोषणा पर 19 करोड़ 66 लाख तो केवल मंच, पोस्टर, पर्चे और वीडियो और फोटो खींचने पर खर्च हो जाते हैं। 19 करोड़ 66 लाख कुछ होते हैं साहब। आप शाह से शाह शादी भी अगर करेंगे और बाकी खर्चों को अगर हटा दें तो भी 1 करोड़ में निपट जाती है। 19 करोड़ में क्या आता है, कितना आता है, इस पे बात करेंगे। एक उल्टी खोपड़ी के पत्रकार हैं, जैसे हम हैं वैसे ही। भोपाल में रविंद्र जैन बहुत खोजी पत्रकारिता करते हैं। ये दस्तावेज भी वो निकाल कर लाए हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं रविंद्र जैन से कि कैसे मध्य प्रदेश में जो मामा 1000 रुपए जनता को देकर एहसान लाद रहे हैं, प्यारी बहना योजना बता रहे हैं, उन्हीं मामा शिवराज के राज में नेताओं की शाह खर्ची पर कितना पैसा खर्च होता है। हो सकता है कि इस खर्चे में प्रधानमंत्री पर खर्च ना हुआ हो, करप्शन हुआ हो। तब तो इस देश के प्रधानमंत्री को ये जानना और भी जरूरी है कि उनके नाम पर क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। हम सीधे चलते हैं रविंद्र जैन के पास और उनसे समझते हैं कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट हाथ लगे, और इसके अलावा कौन कौन से खर्चे हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं है। 20 करोड़ अगर इसी पे है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की विजिट पे 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया होगा। चलते हैं उनके पास, बातचीत करते हैं।
क्या दस्तावेज हैं जो आपको हासिल हुए हैं जिसके जरिए अब ये पता लग रहा है कि 20 करोड़ रुपया, अभी 20 करोड़ तो एक एक हिस्सा है खर्चे का, आपके अनुमान से और कौन-कौन से खर्चे होंगे इसके अंदर जो खर्चे सामने नहीं आए? देखिए, ये जो दस्तावेज है, ये मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कल अपने एक प्रेस नोट के साथ मीडिया को जारी किए हैं और उनका ये कहना है कि ये केवल मंच माला माइक के खर्चे हैं। आप अंदाज लगाइए कि प्रधानमंत्री जी 1 जुलाई को शहडोल जिले के जो कुछ गांव हैं, आदिवासी गांव, वहां आए थे और वहां आदिवासियों के बीच में जो बीमारी है उसको लेकर उनको जागरूक करना था। और इसमें केवल मंच माला माइक यानी कि वहां जो मंच बनाया गया, बैकड्रॉप लगाया गया, कुछ पब्लिसिटी की गई, इन तमाम सारी चीजों का जो बिल आया है वो मैं उस बिल को देख के खुद भी चौंक गया हूं। 19 करोड़ 66 लाख, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो खर्चे हैं जो और हमें बताए जा रहे हैं, वहां जो महिलाओं को, आदिवासियों को लाया गया उसका खर्चा अलग है, क्योंकि वहां 2 कार्यक्रम थे। एक आदिवासियों को संबोधित करना था, सीधा 1 to 1 प्रधानमंत्री के साथ था, और एक प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधित किया, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनका संवाद था। तो वह जो महिलाओं को लाया गया उसके बस के खर्चे इसमें शामिल नहीं है। उन्हें जो मान दे दिया गया उसका खर्चा नहीं है शामिल। उसमें जो भोजन कराया गया उसका खर्चा शामिल नहीं है। 3 हेलीपैड बनाए गए उसका खर्चा शामिल नहीं है। अखबारों में पहले पेज पे जैकेट विज्ञापन दिए गए उसका खर्चा शामिल नहीं है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा पर जो पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से 4-5 हजार बुलाए गए उसका खर्चा शामिल नहीं है। तो ऐसे तमाम सारे खर्चे हैं। यदि मैं मोटे तौर पर यदि इससे अंदाज लगाया जाए, जो 19 करोड़ 66 लाख का बिल है, तो ये मान के चलिए गिरिजेश जी कि ये खर्चा लगभग 50 करोड़ के आसपास जाएगा। मध्य प्रदेश अभी बहुत गरीब राज्य है। मेरा अनुमान है 100 करोड़ का। मैं इसलिए कह रहा हूँ 20 करोड़ रुपया एक विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का। जो महिलाओं वाला कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य विभाग खर्चा नहीं करेगा, उसका दूसरा विभाग खर्चा करेगा। उसने भी मंच माइक माला और ये जो आपका फोटोग्राफी और उसने भी ये पोस्टर और पब्लिसिटी की होगी, तो 20 करोड़ वो भी खर्च करेंगे। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो भी 20 करोड़ के बिल लगाएंगे ना भाई। जो एक ही काम हो रहा है ना दोनों जगह पे। जी। और वहां पे बल्कि ज्यादा समय प्रधानमंत्री हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन जैसे मुझे मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि ये जो विभाग है, जो मध्य प्रदेश माध्यम, जिसके माध्यम से इन्होंने ये सब काम कराया है, इससे लेके पहले भी बहुत विवाद होते रहे हैं। मेरे पास में कुछ ऐसी जानकारियां हैं और सबूत के साथ है कि यह फर्जी बिल बनाने का बड़ा प्रचलन चल शुरू हो गया है। और ये पॉलिटिकल इनको संरक्षण मिलता है लोगों को, जो बैंकर काम करते हैं यहाँ, ये किस तरह फर्जी बिल बनाते हैं। आज आपके पास में सारी डिटेल है। आप अंदाज लगाइए, जो लोहे के वो लगते हैं, फ्रेम लगते हैं, ये फ्रेम एक बार लोहा खरीदा जाता है और कम से कम 20, 25, 50 जगह वही फ्रेम, केवल इसमें फ्लेक्स बदलता है, जो 6 रुपए स्क्वायर फीट का है। आप देखेंगे 60 रुपए स्क्वायर फीट का फ्रेम का वो लिया जा रहा है, इसका फ्लेक्स का, जो कि 6 रुपए स्क्वायर फीट का है। किस तरह मध्य प्रदेश को लूटा जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी की जानकारी में आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के उनके 2 घंटे के ये जो यात्रा है, और वो भी आदिवासी के बेल्ट में यात्रा है, उस पर कम से कम 19-20 करोड़ रुपए केवल मंच माला माइक पे। फोटोग्राफर को 80,000 रुपए दिए गए हैं 2 दिन के लिए। 1.5 लाख रुपए ट्राइबल डेकोरेशन पे खर्च किया गया है। मतलब आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के अंदाज में डेकोरेट करने पे 1.5 लाख रुपए खर्च किया गया है। अगर आप इसमें और भी मैं खर्च निकालूं, जो दस्तावेज है उसको भी हम दस्तावेज की कॉपी भी लगा देंगे इस पे, आप लोग देख लीजिएगा। तो 1,30,000 रुपए का खर्चा जो है स्टेज, मेन स्टेज और अदर पे खर्च किया गया है। ब्रांडिंग एट लायलपुर वेन्यू 38,000 रुपए। ऐसे छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे नाम पे 1 लाख रुपए का खर्चा जो है वो साउंड सेटअप पे दिया गया है। इसी तरह से एलईडी टीवी और छतरी, पानी, इस तरह के खर्चे। अब आप सोचिए, जो बसों में लोगों को, आदिवासियों को, ग्रामीणों को बिठा के लाया गया होगा, वो खर्चा इस पे नहीं है। जी बिल्कुल, ये खर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री के हेलीपैड बना, वो खर्चा इसमें नहीं है। जी आप जो है अगर प्रधानमंत्री के आने पे जो, जब वहां पे एमिनेंट गेस्ट आए होंगे, लंच वंच भी किया होगा, वो खर्चा इसमें नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अपने जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो पुलिस लगती है, जितना पेट्रोल खर्च होना है, मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई घपला नहीं हुआ है, ये फेयर है। तब भी क्या
आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री अगर वहां पर नहीं जाते तो आदिवासियों का ज्यादा भला होता, क्योंकि वो जब करने जा रहे हैं उसके 100 करोड़ का खर्चा किसके सर आ रहा है? आपको लगेगा कि स्टेट के खजाने पे आ रहा है, नहीं, वो खर्चा उस आदिवासी के सिर पे आ रहा है, क्योंकि ये खर्चा कहां से हो रहा है? स्वास्थ्य के बजट में से हो रहा है, ये खर्चा आदिवासियों के कल्याण के बजट में से हो रहा है। तो जो सेहत मिल जानी चाहिए थी लोगों को दवा पट्टी ये वो अस्पताल डॉक्टर मिल जाना चाहिए था, वो खर्चा। और ये तो एक बार का एक खर्चा आप बता रहे 20-25 मिनट के प्रधानमंत्री का, ये साल भर में पता नहीं कितना स्वास्थ्य विभाग वाले इसी सब में खर्च कर देते होंगे। हर विज्ञापन में तो बड़ा बड़ा नेताओं का फोटो होता है, तो उनको भी लगता होगा ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन तो मेरा फोटो है। ये मतलब क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय केवल इवेंट चल रहा है। ये जो गवर्नमेंट है वो इवेंट गवर्नमेंट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आप जितने भी यहाँ आयोजन हो रहे हैं, डेली आयोजन हो रहे हैं। और मैं गिरिजेश जी आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम और फिक्स हो गए हैं, और हम लोग इस बात से डरे हुए हैं कि उनमें कितना खर्चा होगा। एक कार्यक्रम 18 तारीख को वो ओंकारेश्वर आ रहे हैं, 18 सितंबर को, और 25 तारीख को ये टारगेट दिया गया है कि भोपाल का जो यहाँ पर जमहूरी मैदान है वह 10 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है। ये कंपलसरी हो गया और पूरे मध्य प्रदेश में मतलब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अंदाज लगाइए 10 लाख लोगों को पूरे मध्य प्रदेश से भोपाल लाने का जो टारगेट है, कितना खर्चा होगा खाने पर, लाने पर या सो सजावट पर। तो ये तमाम सारे जो प्रधानमंत्री की यात्रा पे खर्चे हो रहे हैं, अमित शाह जी की यात्रा भी प्रधानमंत्री की यात्रा से 19 नहीं है, अभी उनके खर्चे शामिल नहीं है। 41 दिन में 4 बार अमित शाह जी का भोपाल दौरा हुआ है, मध्य प्रदेश के दौरे हुए हैं। और यहाँ जो प्रोटोकॉल चल रहा है इस समय, ये तय कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री से 19 प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। चाहे सुरक्षा का मामला हो, पूरा भोपाल पैक हो जाता है। जब अमित शाह जी भोपाल आते हैं तो पूरा भोपाल पैक कर दिया जाता है। उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए होर्डिंग लगाए जाते हैं, उनके लिए होर्डिंग लगाए जाते हैं, वैसा ही अखबार में विज्ञापन दिए जाते हैं। तो अंदाज लगाइए कि जब 4 बार अमित शाह जी आ चुके हैं, उसका खर्चा भी हमें मिला नहीं है, हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से कम नहीं है। तो आप सोचिए अच्छा, कि ये जो आप बता रहे हैं कि भोपाल पैक हो जाता है, जैसे वो इंदौर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, शहर पैक हो जाते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां रुकती हैं, उससे अगर आप एक दिन की हड़ताल कर दें व्यापारी, तो कहा जाता है भाई इतने करोड़ का नुकसान हो गया, व्यापारियों के कारण इतना करोड़ का चूना लग गया, सरकार को टैक्स का इतना नुकसान हो गया। ये रोजमर्रा का लोगों का जो कामकाज है उसको नेता लोग इस तरह से जो है वो उसको प्रभावित करते हैं, उनके कारोबार बंद हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में अभी वो G20 का सम्मेलन होने वाला है, ये नया चलन चला है, उसमें 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है सरकार की तरफ से कि ना तो अस्पताल, स्कूल और ये सब चीजें जो हैं ये नहीं खुलेंगे, दफ्तर 3 दिन, ताकि लोग सड़कों पे ना आए। तो ये मतलब जनसेवक, हमारे देश के जो जनसेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, और जो भी नाम दे दीजिए, इन सेवकों की सेवा जो है इतनी भारी पड़ रही है। अब आप सोचिए कि अगर 20 करोड़ ही मान लीजिए, चलिए, उस आदिवासी इलाके के उस स्वास्थ्य विभाग के, उस जिले के स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ यही मान लीजिए, यही खर्चा हुआ जो हमारे पास कागज है, बाकी कोई खर्चा भूल जाइए कुछ देर के लिए, तो 20 करोड़ रुपए से उस शहडोल जिले में आदिवासियों को, या आदिवासियों को छोड़ दीजिए, आम लोगों को स्वास्थ्य की कितनी सुविधा मिल सकती थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खर्चा हो रहा है चुनाव से पहले हो रहा है, प्यारी बहना लाडली बहना योजना, थोड़ा पॉलिटिकल भी समझ ही लेते हैं आपसे चूंकि, और ये जो टिकट पर विरोध चल रहा है, सब जगह टिकट बंटवारे विरोध चल रहा है। कोई पिछली बार पता चला 20-25 वोट से उससे हार गया था, उसका टिकट कट गया, वो मोटरसाइकिल रैली निकाल रहा है कोई वहां पे, कोई सड़कों पे उतारा हुआ, कोई बगावत कर रहा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? आपको लगता है कि पार्टी जब इलेक्शन में जाएगी तो कुछ वहां कुछ बचेगा जनता के करने के लिए, ये पहले खुद करने के? देखिए गिरिजेश जी, जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मोबाइल पर खबर आ रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल में नरेंद्र सिंह जी की गाड़ी को घेर लिया है चारों तरफ से, और किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो आस्था से सोनकच्छ के कार्यकर्ता आए हुए हैं उन्होंने घेर लिया है, और टिकट का विरोध चल रहा है। करीब 15 जगह पे टिकट का विरोध चल रहा है, और इस बात की जानकारी अमित शाह जी को थी,
इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थी। यही कारण है कि 3 महीने पहले टिकट का वो वितरण करके ये कोशिश की है जानने की। जैसे हम एक पत्थर फेंक के लहरें गिनते हैं, वैसे अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में 39 सीटें घोषित करके, वो ये 39 सीटें वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है और बड़ी अंतर से हार रही है। यानी हारी हुई सीटों पर जब इतना विरोध है तो जीती हुई सीटों पर कितना विरोध होगा आप अंदाज लगाइए। तो ये जो अमित शाह जी ने किया है या भूपेंद्र यादव जी ने किया है, इसके अलावा और कहाँ विरोध हुआ? जैसे चाचौड़ा में मैंने सुना है वहां खुली बगावत हो गई है। नहीं, चाचौड़ा में विरोध, छतरपुर में विरोध, लांजी में विरोध, सोनकच्छ में विरोध, मतलब और कई जगह ऐसा है, 12 जगह पे विरोध के आ चुके हैं और इस्तीफे हो रहे हैं लगातार। कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं राम नरेश जी, जो मध्य प्रदेश में फिर राज्यपाल रहे, उनकी पुत्र वधू निवाड़ी में काम कर रही थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़ी थी रोशनी यादव, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इसके अलावा तमाम सारी जगह से ममता मीणा को चाचौड़ा में कर ही रही है विरोध, लेकिन कई महिलाएं विरोध कर रही हैं वो, और सिर्फ इसलिए कि उन्हें टिकट नहीं मिला, वो लंबे समय से काम कर रही थी। चाचौड़ा का जिसका आपने जिक्र किया है, वहां ममता मीणा को पार्टी ने कहा था कि आप जिला पंचायत के लिए जिद मत करिए, उनके पति अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी आपको विधायक का टिकट देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ममता मीणा ने खुद बयान दिया है। तो जब ममता मीणा ने वहां खुलकर बगावत कर दी है, ऐसी बगावत वहां छतरपुर में भी हुई है, ऐसी बगावत लांजी में भी हुई है, ऐसी बगावत सोनकच्छ में भी हो रही है, जगह जगह पर ये बगावत हो रही है। 15 जगह की सूचनाएं अभी तक आ चुकी हैं। बड़ी मजेदार बात तो ये है कि बालाघाट में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो टिकट लेने तक आम आदमी पार्टी का मेंबर था, टिकट मिलने के बाद वो भोपाल आया और उसने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है। और एक और गिरिजेश जी की जैसे जैसे हमारे अमित शाह जी के दौरे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो यहाँ अपने समीकरण बिठा रहे हैं, जीतने के मंत्र दे रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। आप देखें रोजाना यहाँ पर 100-150 गाड़ियों के साथ कांग्रेस कार्यालय में आप मजबा देखिए, कोई दतिया से आ रहा है, कोई आगर मालवा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब कई अलग अलग स्थानों से लोग भर भर कर आ रहे हैं। बड़े वाले वो तो अलग ही है, जो 1000-1200 गाड़ियां लेकर जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो तो अलग ही है। अच्छा, एक चीज और, ये ज्योतिरादित्य का क्या एरोगेंस है? ज्योतिरादित्य के साथ में जो लोग अपना करियर दांव पे लगाकर बीजेपी में आए थे, अब ज्योतिरादित्य उनको कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई किसी का नहीं, कोई गुट नहीं है, कोई किसी का आदमी नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं, जैसे टिकट मिलना मिलेगा। तो भैया उनको आप अपनी पार्टी से गद्दारी करके अपनी सरकार गिरा के अपने साथ लेकर आए थे, तो ऐसी स्थिति में वो कार्यकर्ता कुछ तो उम्मीद रख रहा होगा, और इतना करीब करीब ये तो दुत्कारना हो गया ना। तो ये क्या आपको ज्योतिरादित्य का क्या सीन लग रहा है उत्तर मध्य प्रदेश में? सबसे रोचक यही जानना होगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक शब्द कह के कांग्रेस छोड़ के गए थे कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, इंसान हो तो इंसान नजर आना जरूरी है। तो उनका ये कहना था कि वो कांग्रेस में उनके उसूलों पे आंच आ गई थी, लेकिन यहाँ तो बड़ी बुरी स्थिति है, कोई उनको नामर्द कह रहा है, कोई गद्दार कह रहा है, कोई विभीषण कह रहा है, और उसके बाद वो अपमान का घूंट पीते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों गिरिजेश जी, प्रधानमंत्री जब भोपाल आए थे, जिसमें आपने कार्यक्रम किया था, छाती ठोक के उन्होंने कहा था मैं भ्रष्टों को नहीं छोड़ूंगा, उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ प्लेन में बैठ के दिल्ली गए, और ये उनका सबसे बड़ा अपराध हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री के साथ गए और यहाँ भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने आपस में बैठक कर ली और तय कर लिया कि हम सिंधिया जी को किनारे पर ही रखेंगे। आप समझ सकते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, नरोत्तम जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, इनने चारों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हमें अपनी राजनीति करनी है, किसी दूसरे के लिए यूज नहीं होना है। इसके बाद में अमित शाह जी ने सिंधिया जी को बुला के समझाया कि यदि वहां एक खबर भी यदि आज के बाद छपी कि आपका गुट अलग है तो आपका नुकसान होना है। इस हिदायत के बाद में उनके और उनके समर्थकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब सिंधिया गुट कोई नहीं है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र गुट है। दूसरा यह भी हुआ है कि पहली लिस्ट में ही सिंधिया जी के जो समर्थक थे रणवीर जाटा गोहद से, उनका टिकट काट दिया गया है। तो उनके टिकट कटने से सिंधिया जी के तमाम समर्थकों में यह चिंता हो गई है कि अब हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सिंधिया जी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि टिकट करता है तो वो मेरे ग्रुप का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। यदि रणवीर जाटव अब सिंधिया जी का नहीं है, यदि टिकट काटी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की टिकट कटी है। इस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे ये लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिंधिया जी का अब कुछ बचा ही नहीं है बीजेपी में, वो जब तक हैं बाकी लोगों की इच्छा पर हैं,
जिस दिन वो बाहर निकाल देंगे, जिधर उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लोग पहले उनके साथ खड़े हुए थे उनको वो खुद ही बेचारे इतना सुरक्षित पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम इनके साथ खड़े हुए थे, ये हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग भाग खड़े हुए हैं। अब मसला एक चीज और है, देखिए अब इस पर फिर जाएंगे राजनीति में, तो कुछ और समझ लेते हैं आपसे। ये बताइए, ये प्याज के दाम का मसला चल रहा है, देखिए महाराष्ट्र में तो विरोध है ही, लेकिन जो मंदसौर का इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्याज के किसान हैं। प्याज महंगी होने वाली है, हम सब जानते हैं, क्योंकि फसल कमजोर हुई है। किसान का कहना यह है कि भैया मेरे जिस खेत में से पहले 100 किलो प्याज निकलती थी, उस खेत में से 40 किलो निकली है, तो मैं 40 किलो प्याज बेच के अगर 100 किलो के पैसे लेना चाह रहा हूं जनता से, तो आप जो है वो महंगाई रोकने के नाम पे मेरी प्याज के एक्सपोर्ट पे 40% ड्यूटी लगा दे, तो मतलब एक तरह से आपने रोक ही लगा दी। तो इसके कारण किसान को ये लग रहा है कि सरकार ने मुझे ठग लिया है। अब दिक्कत ये है कि अगर सरकार वो वापस लेती है, क्योंकि वो जो रोक लगी है वो तो पूरे देश में प्याज को सस्ता करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान नाराज है। और किसान अगर ये एक्सपोर्ट पे ड्यूटी, गडकरी साहब भी उनके साथ खड़े हुए, कह रहे हैं सरकार को सलाह कर लेनी चाहिए थी। अब वो ड्यूटी अगर मान लीजिए जो लग रही है वापस ले लेती है सरकार 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो एक तो सरकार की बेइज्जती होगी, फिर जनता मारेगी मध्य प्रदेश में। तो ये क्या अब क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में, जो अभी किस मंडियों में नीलामी नहीं हो रही है प्याज की, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये कहाँ तक जाने वाला मामला है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ प्याज का मसला ही नहीं है जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में एक और मसला सामने आ गया है, और वो मसला ये है कि जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गुजरात से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में आए हैं बीजेपी के, तो इसका असर लोकल सेंटीमेंट पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें और बात क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपने किसानों की बात की, तो आप ये भी समझने की कोशिश करें कि कल जो किसान मंदसौर और मंदसौर के आसपास के स्थानों पर उतरे हैं सड़क पर, तो आपको याद होगा कि यही वो मंदसौर इलाका है जहां किसानों ने विरोध किया था और उन्हें गोली पड़ी थी, और जो किसान मारे गए थे वहां पर मंदसौर में, वही इलाका पूरा है, मालवा का पूरा इलाका जहां इतना जबरदस्त विरोध हुआ था, उसी जगह पर किसान फिर से सड़क पर उतर आया है। और बता दूं, उस गोली कांड से मध्य प्रदेश में इन्हीं किसानों ने सरकार बदल दी थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो वहां जबरदस्त विरोध था और पूरे मध्य प्रदेश में उसका असर दिखाई दिया था। कल जो किसान वहां उतरा है, उससे भारतीय जनता पार्टी में चिंता और दहशत का माहौल है, ये बिल्कुल सत्य है, 100% है। यही विरोध यदि बुंदेलखंड में या ग्वालियर में होता तो शायद उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि कल मालवा में किसान सड़क पर उतरा है। इसके पहले किसान वहां जो विरोध करता है, उसका विरोध का पूरे मध्य प्रदेश में असर जाता है, उसका पूरे मध्य प्रदेश में फर्क पड़ता है। तो मैं बता दूं कि बहुत भारतीय जनता पार्टी संगठन इसको लेके बहुत चिंतित है और शायद चिंतन के दौर भी चल रहे होंगे। दूसरी बात जो आपने कही है, कार्यकर्ता जो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश से जो आए हैं, अभी कार्यकर्ता नहीं आए हैं, अभी गिरिजा सिंह ने ये किया है, एक नया प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग ये कर रहे हैं कि 230 विधायकों को इन्होंने बुलाया है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के, और भोपाल के एक रिसोर्ट में उन्हें ठहरा के उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। और यह बाकायदा एक टेंडर जारी किया गया है कि इन सभी विधायकों को 7 दिन के लिए इनोवा गाड़ियां देनी है और एक व्यक्ति इनका सहयोगी इनके साथ जाएगा। ये सारे विधायक ट्रेनिंग लेने के बाद कल से ही पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में फैल गए हैं। वहां जाके ये बीजेपी के पदाधिकारियों के बजाय जनता की नब्ज टटोलेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधे अमित शाह जी को देंगे कि वास्तव में विधानसभा क्षेत्र में स्थिति क्या है, विधायक की स्थिति क्या है, कौन जीत सकता है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण से पार्टी प्लस और माइनस है। तो ये जो सर्वे करने के लिए निकले हैं सारे विधायक, उन्हें लेके भी आज नया विवाद हो गया है। विवाद यह हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जो लाहौर विधानसभा क्षेत्र है, वहां जो विधायक पहुंचे हैं, वो वहां सर्किट हाउस पे जाके जम गए हैं, और सर्किट हाउस के जो उनके फोटो आए हैं आज मीडिया में, जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, जो गोविंद सिंह जी ने भी ट्वीट किए हैं कि वहां वो एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, इन तमाम लोगों के साथ बैठ के प्लेटें सजी हुई हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। जबकि यहाँ जो ट्रेनिंग दी गई थी उनको, वो इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि आप वहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। ट्रेनिंग ये दी गई थी कि आप वहां भारतीय जनता पार्टी के बजाय आम जनता में जाइए, सामाजिक कार्यकर्ताओं में जाइए और टटोल के आइए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। जैन साहब, ट्रेनिंग जो भी दी गई हो, लेकिन एक बात बताइए मुझे, किसी दूसरे राज्य के विधायक को क्या ये जो अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी, वो उन्होंने जो शपथ ली है वो जनता की सेवा के लिए, उनको संविधान के दायरे में काम करना है, किसी
पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे स्टेट के विधायक किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आए हैं और अफसर अगर उनके सामने सलाम बजा रहे हैं, ये भी अपने आप में गंभीर मसला है। अब मैं इसको छोटा करते हैं बातचीत को, और इसमें मैं एक चीज और समझने की कोशिश करता हूं आपसे। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बीजेपी बता क्यों नहीं पा रही है? देखिए, अमित शाह जी जब भोपाल आए थे तो ये सवाल मैंने ही पूछा था, जो आज पूरे देश भर के मीडिया में छाया हुआ है। अमित शाह जी ने जब अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी मेहनती परिश्रमी मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने कहा निश्चित तौर पर वो परिश्रमी और मेहनती हैं। तो क्या यदि चौथी बार पांचवी बार आपकी सरकार बनेगी तो शिवराज जी मुख्यमंत्री होंगे? तो उन्होंने साफ साफ इस सवाल को टाल दिया और उनका कहना था कि पार्टी का काम आप क्यों कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, हम तो पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, हम तो सवाल कर रहे थे जो हमारा काम है। लेकिन उस सवाल को उन्होंने बड़े तरीके से इस तरह से टाल दिया है कि एक संदेश गया है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी उल्टे जवाब दिए थे। उस प्रेस बड़ी एरोगेंसी साफ लग रही थी। कहा कि आप कांग्रेस के सवाल पूछ रहे हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की शैली है, पूछने वाले पत्रकारों को डिस्करेज करना, डिमोरलाइज करना, और जो जेन्युइन से सवाल है उनको भी पॉलिटिकल साजिश बोल के खारिज कर देना। तो क्या कहा अमित शाह ने कि कौन बनेगा? अमित शाह का यह कहना था अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, पार्टी का काम आप मत करिए, हमें करने दीजिए। फिलहाल आपसे निवेदन है कि शिवराज जी और मोदी जी की नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करें। केवल इतना जवाब दिया। मतलब तो एक संदेश देने की केवल इसलिए है कि उनका पीआर करें बैठ के, उनका जनसंपर्क विभाग है, उनके विज्ञापन है, सारा पैसा है, और जितना चल रहा है वो और एडिशन करें। लेकिन मेरा प्रश्न ये है आपसे जी कि इस बयान में एक चीज तो साफ है कि अभी अनिश्चित है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो स्थिति है, या जो आपको क्लू मिल रहे हैं, या जो स्टेट का सेंटीमेंट है, या नेताओं के जो सपने हैं, जैसे वहां के गृह मंत्री हैं, जैसे वो कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, अभी तक तो वो बिल्कुल ही शंटिंग लाइन में थे, जैसे कि शिवराज सिंह जी हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके सपने जो हैं इनका, और वो एक केंद्र में जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनको भी लोग संभावित उम्मीदवारों में रख रहे हैं। तो इनके खेमे में, इनके नजदीक के लोगों के पास में क्या फीडबैक है, किसको ज्यादा उम्मीद लग रही है अपने बन जाने की? देखिए, मैं इस बारे में आपको बड़ा क्लियर बता दूं, शिवराज सिंह जी अपनी ताकत दिखाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। एक संदेश गया है अमित शाह जी के आने के बाद कि शिवराज जी के सारी शक्तियां अमित शाह जी ने अपने पास ले ली हैं, या नरेंद्र सिंह जी को दे दी हैं, या यादव जी जो भूपेंद्र यादव जी को दे दी हैं। आज शिवराज जी ने एक जीत हासिल कर ली है, वो ये कि मध्य प्रदेश में चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम को या कल होने वाला है। राजभवन में तैयारी चल रही है। 2 नाम तय हो चुके हैं, बिंद से राजेंद्र शुक्ला जी का और महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन का। तीसरे नाम पर सहमति बनाने के लिए आज सुबह से ही कवायद चल रही है कि उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि एक लोधी मंत्री बनना है मध्य प्रदेश में, या फिर प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालिम सिंह को मंत्री बनाया जाए। इन दोनों में टाई हो चुका है। ये अब शिवराज जी यदि ये इसमें सफल हो जाते हैं तो ये मान के चले जैसे कि शिवराज जी अपनी एक बड़ी ताकत, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की अभी कोई संभावना नहीं थी, ये शिवराज जी के दिमाग की उपज। दूसरा जो 2 मंत्रियों के नाम बताइए, जो मोदी शाह की जोड़ी है, मोदी शाह की जोड़ी का जो काम करने का अंदाज है, उसमें वो कोई बगावत बर्दाश्त नहीं करते हैं, इवन इशारों की बगावत। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने जैसे पीएम केयर टाइप की पीएम वाली बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, शिवराज सिंह ने बहुत सारी योजनाएं सीएम लिख के बनाई हैं। और ये जो सीएम वाली योजनाएं बनाना और अपना लाडली बहल योजना, बहुत सारी योजनाओं में खुद को एक तरह से आगे बढ़ के पेश करना, ये एक संदेश भी हो सकता है। क्योंकि शिवराज सिंह अगर मध्य प्रदेश जीतते हैं तो वो मध्य प्रदेश जीतने के बाद प्रतिद्वंद्वी दिल्ली में होंगे, क्योंकि एक बात आप मानते हैं कि हर तरफ विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि अगर 24 में मोदी जी के कसर रह जाती है तो मोदी जी के अलावा किसके नाम पर हम समर्थन हासिल करेंगे? गडकरी साहब का नाम आ रहा है, शाह साहब का नाम आ रहा है। शाह साहब और मोदी जी तो एक ही हैं, तो शाह साहब के तो शाह साहब का बनने का मतलब मोदी जी का मतलब है। तो सीधी सी बात है कि विकल्प,
तो उसमें शिवराज सिंह भी विकल्प है। और याद कीजिए 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की बात हो रही थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था मैं भी उतना ही सीनियर हूं, मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। और उसके बाद से लगातार वो अपनी एक इमेज इंडिपेंडेंट बना के चल रहे हैं। वो सिर्फ मोदी जी की जो एक पूरी तरफ दिखता है, दिन में 10 बार ट्वीट ना करें, वो सब चीजें जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस वजह से भी शिवराज सिंह जी की दावेदारी मध्य प्रदेश में कमजोर हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से शिवराज जी एक बयान लगातार देते रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में खुश हूं। और ये कहीं ना मतलब वो कहीं एक आश्वासन दे मैसेज रहे देते हैं। जी, हैं, आश्वासन दे रहे हैं ऊपर वालों को कि आप चिंता मत हाँ, करो, लगातार मैं ये यही मैसेज रहूंगा, दे रहे मैं हैं, आपको। पता नहीं, सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में खुश हूं, आप मुझे मध्य प्रदेश में रखिए। बस इसका संदेश वो लगातार इसलिए दे रहे हैं कि कहीं दिल्ली में उन्हें प्रतिद्वंदी बनाकर कहीं हंसिए पे ना डाल दिया जाए। शिवराज जी, क्या होता है कि शिवराज जी बहुत बड़े चाणक्य हैं, बहुत बड़े मतलब वो, लेकिन जब वो इनके सामने आते हैं तो ऐसे निरीह बन जाते हैं, वो गरीबों के पाले में खड़े होकर खेलते हैं। उन्होंने एक ऐसा पाला बना लिया है अपना, जहां उनके ऊपर हमले ना हो। शिवराज जी पर सीधा हमला आप देखेंगे 9 साल में, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने किसी ने भी शिवराज जी पर सीधा हमला नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि शिवराज जी ने अपने आप का चेहरा ऐसा बना के चलते हैं। वो बेशक कितने बड़े चाणक्य हैं, बेशक उन्होंने, लेकिन विषम परिस्थिति में भी माहौल माहौल को अपने पक्ष में करना शिवराज जी को आता है। और मध्य प्रदेश में उन्होंने अभी करके दिखा रहे हैं, जो आज होने वाला है कि आज कैबिनेट विस्तार में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्हें शिवराज जी चाहेंगे। दिल्ली की कुछ नहीं जो चलने जो वाली इस मुद्दे पे, वो जो वैसे दिख भी रहा जो है। धक्के पकड़ होते हैं, जो कारपेट के नीचे मौका आने पे जल्दी छिप जाते हैं, उनको गोलियां कम लगती हैं। और जी, जी, उम्मीद करता हूं से ये जो इस बार का चुनाव है। अच्छा, दूसरी तरफ जी। अब इतना हो गया तो हम कांग्रेस का भी समझ लें, कांग्रेस की क्या तैयारी है। खड़के गए थे परसों नरसों, 2-4 बहुत बड़े महत्वपूर्ण बातें करके आए हैं। उनमें उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया है, जो कर्मचारियों को बहुत प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी जो हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना जो है वो मध्य प्रदेश में हम करवाएंगे अगर पावर में आए तो। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में दलित वोटर जो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, पिछड़ा वोटर, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार हमारी आबादी में हम तो 60% है, हम 80% हैं, तो हमारे हमारे उतने टिकट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो जो इन सभी जातियों के अंदर ये चीज है। अच्छा, सब अपने इकोसिस्टम में रहते हैं। ब्राह्मण के सबसे ज्यादा रिश्तेदार ब्राह्मण, उसके पड़ोसी जान पहचान वाले भी बहुत सारे ब्राह्मण, उसके सहकर्मी भी बहुत सारे ब्राह्मण। तो उसको लगता है कि उल्लू बना रहे हैं, 10% ब्राह्मण है, हमको तो लगता है 80% ब्राह्मण है हमारी स्टेट में। सब लोगों के साथ यही होता है। तो जी, उसमें जी। सबको ये लग रहा है कि भाई अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो कम से कम हमारी आबादी का जो अनुपात है उसके हिसाब से हमको टिकट विकेट मिलने लगेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा। तो ये सब जो मुद्दे ये लेकर आए, आपको क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का ये जो पैंतरा है ये मध्य प्रदेश में कितना असर डालेगा? क्योंकि अब तस्वीर तेजी से बदली है। राहुल गांधी को भी एक गंभीर कंटेंडर देखा जाने लगा है, उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में निकल के आए। तो क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या इस बार इस अंदर से हारी हुई, आपस में लड़ती हुई, कार्यकर्ताओं का असंतोष झेलती हुई, अनिश्चय में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी को हिला पाएगी कांग्रेस? देखिए गिरजेश जी, ये जो आपने मुद्दे बताए हैं, ये मुद्दे केवल भोपाल में नहीं है, कांग्रेस का पूरा मुद्दा है ये। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा है कि जिन जिन राज्यों में हम जाएंगे वहां करेंगे। उन्होंने हिमाचल में पहला ऑर्डर इसी का निकाला है। और मध्य प्रदेश में ये घोषणा कमलनाथ जी पहले ही कर चुके हैं। केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की नहीं की है, उन्होंने एक घोषणा की है, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक बिजली फ्री देंगे, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, और महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। ये 5 वायदे प्रियंका गांधी से करा दिए गए हैं पहले ही। प्रियंका गांधी जब ग्वालियर आई थी तो ये प्रियंका गांधी ने पढ़े हैं जबलपुर में और ग्वालियर में, और ये कमलनाथ जी का किया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में यदि चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता है तो आप मान के चलिए कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, चुनाव बीजेपी जीतेगी। लेकिन यहाँ चुनाव अब बीजेपी कांग्रेस में नहीं रह गया है, ये चुनाव हो गया है सत्ता वर्सेस जनता। क्योंकि कांग्रेस के पास अभी ना तो मैनेजमेंट है, ना बूथ पे कार्यकर्ता है, ना संगठन है कांग्रेस के पास। लेकिन जनता के भरोसे कांग्रेस जो है ना, ये सरकार बनाने के दावे कर रही है।
क्योंकि पब्लिक में नाराजगी इतनी है, पब्लिक बदलना चाहती तो है। एक बात बताइए, आप जब पिछले चुनाव में कांग्रेस ने इनको हराया था मध्य प्रदेश में, जी जी तब तब क्या था? तब भी तो कांग्रेस के पास में संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं थे। और कांग्रेस, जहां तक मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जब भी जीती है बाय डिफॉल्ट जीती है, उसकी किस्मत में छींका टूट के आ जाता है। अब मध्य प्रदेश में से आप बता रहे जनता हराएगी, जनता हराएगी तो कांग्रेस जीत जाएगी, तो ये तो एक फैक्ट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना जो एक वोट का आधार है, जो वोट का आधार वो कंसोलिडेट कर रही है, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, कर्मचारी, ये सब जो है वो, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को से कोई मदद नहीं मिलेगी? देखिए, अभी जो शिवराज जी ने लाडली बहना योजना शुरू की है, अभी उसका मूल्यांकन करना है, क्योंकि अब बीजेपी पूरा फोकस केवल आधी आबादी पे कर रही है। और 27 तारीख को शिवराज जी कोई नई घोषणा करने वाले हैं, छुपा हुआ एजेंडा है, पर इस घोषणा के बाद ही कई चीजें तय होंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी हो गया है, सत्ता बदलने की बात हो रही है, और शहर से ज्यादा माहौल गांव में खराब हो चुका है। ये महिलाओं को, जो महिलाएं बैंक से पैसे लेके निकलती है ना 1000 रुपए, वो भी बाहर आके बताती है कि 3 महीने और मिलने हैं हमको। यानी उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, महिलाओं के दिमाग में, कि ये केवल चुनाव की वजह से 1000 रुपए हमको महीने दिए जा रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत। आप बताइए कि यदि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना इतनी अच्छी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे किसी अन्य राज्य में क्यों नहीं ली? यहाँ का दिल्ली से आने वाला कोई भी बड़ा नेता लाडली का नाम नहीं लेता, केवल शिवराज जी नाम लेते हैं। इवन हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी भी लाडली बहना का नाम नहीं लेते हैं। शिवराज जी की ये योजना लाडली बहना है, जिस पर उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम सारे विभागों का बजट रोक दिया है। आप विश्वास करिए ब्रजेश जी, आज ये स्थिति है कि डेवलपमेंट पूरा रुका हुआ है 3 महीने से। सिर्फ और सिर्फ पैसा 10 तारीख आती है और चिंता होने लगती है कि लाडली बहना के उसमें खाते में ये 1000 करोड़ रुपए जमा होना है। मतलब ये 1.25 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। और शिवराज जी ने घोषणा कर दी है कि 27 तारीख को हम अपनी बहनों के साथ ऐसी रक्षाबंधन मनाएंगे कि दुनिया देखेगी। इसका मतलब उनके दिमाग में है कि वो राशि को 1500 करने के शायद विचार में है। 1250 की तो वो कह ही चुके हैं कि 1250, 1500 और 2000 करूंगा, 3000 तक ले जाऊंगा। पूरे मध्य प्रदेश में जो पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, वो 3000 के लगे हुए हैं कि 3000 तक। इसका मतलब आप एक चीज और समझ लें कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी दावेदारी को उतनी ही मजबूती से पेश करते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पार्टी से अलग अपनी इंडिविजुअल इमेज को लगातार पेश कर रहे हैं और वो चुनौती दे रहे हैं कि वो ही मुख्यमंत्री के तौर पे कंटेंडर हैं और वो अपनी छवि बनाने का काम, अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने का काम केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो लगातार एक पैरेलल फील्डिंग कर रहे हैं। वो भले ही कहें कि मैं यहाँ रेस में नहीं हूँ, वहाँ रेस में नहीं हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। और लाडली बहना पे जब पूरी पार्टी इसका नाम लेने को तैयार नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी नहीं चाहती कि शिवराज सिंह का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाए, और शिवराज सिंह चाह रहे हैं कि मेरा व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाए कि चुनाव के बाद में कोई दूसरा नाम ही ना ले पाए। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक दावेदार हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता मानती है। यदि 5वीं बार सरकार बनी तो उसका श्रेय केवल और केवल शिवराज सिंह जी को जाने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज जी से ज्यादा लोकप्रिय नेता है ही नहीं। नेताजी ने, शिवराज जी ने दूसरा नेता खड़ा भी नहीं होने दिया। जिसने भी यह खड़े होने की कोशिश की उसके पैर कतर दिए गए हैं, पर कतर दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कल एनडीटीवी के जो कार्यक्रम था उसमें शिवराज जी ने एक नई घोषणा की है, एक नया दावा किया है, घोषणा नहीं की है, दावा किया है कि अभी तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उन सारे रिकॉर्डों को मैं तोड़ूंगा इस बार। तो उन्हें अपनी लाडली बहनों पर इतना ज्यादा भरोसा है, जबकि हम पब्लिक के बीच में चुनाव, वो भरोसा होना नहीं होना वो तो दिखाते हैं नेता लोग। विद्यार्थी हम जब पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो वहां से ये मैसेज आ रहा है पब्लिक के बीच में से कि 2003 से भी ज्यादा बुरी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हर व्यक्ति इस समय ये बोल रहा है कि अब सरकार बदलनी है। उनको ना तो शिवराज जी का चेहरा चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय भ्रष्टाचार के मामले में मुझे लगता है कर्नाटक से भी आगे होगा। वो जो 50% सरकार वाला जो वादा है कांग्रेस का, वो भी काम करेगा। जो आरोप है उनका 50% सरकार वाला, पब्लिक के बीच में बिठा दिया कांग्रेस ने
दिमाग में बिठा दिया कांग्रेस ने कि मध्य प्रदेश में 50% करप्शन चल रहा है। और ये जो करप्शन नाथ वाला लेके चल रहे हैं ना, ये गलती कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक होता है जेनरिक सरकार 50%, उसमें कोई मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता। अगर आप किसी का नाम लेकर करप्शन नाथ बोल रहे हैं, वो देखिएगा वो चले जाएंगे कोर्ट में, उसके बाद में उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जहां आप किसी आदमी पे करप्शन का आरोप लगाते हैं, वो मानहानि का मुकदमा कर सकता है। ये गलती कर रहे हैं, पता नहीं कहां से इनको ये आइडिया आ गया। खैर जो भी है, मैं बता रहा हूं, इस संबंध में दिग्विजय सिंह जी कोर्ट गए थे उमा भारती के खिलाफ, और उमा भारती ने कोर्ट में माफी मांगी है दिग्विजय सिंह जी से। बिल्कुल। तो ये तो गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों करप्शन नाथ वाला इन्होंने ये कौन बुद्धि दे देता है। खैर जो भी है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और काफी हमको इंसाइट मिला मध्य प्रदेश का। एक हमने घोटाला तो जाना ही, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति को भी समझा, और एक हमको ये भी इंसाइट मिला कि मध्य प्रदेश में राजनीति की स्थिति क्या होने वाली है। वीडियो के बाद भी हम समझेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले विश्लेषणों में जब मैं करूंगा, तो मैं अभी बहुत सारी हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार।